ठीक है। तो हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से वो शुभ अवसर स्टार्ट हो चुका है जब हम लोग 60 डे जो हम लोग की प्लान है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा 60 डे फ्री प्लान है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फ्री प्लान। इसमें बेसिकली हम लोग करने क्या रहे हैं कि एकदम कोर एरिया को फोकस करेंगे। ध्यान देंगे, जो कोर एरिया है उसको फोकस करेंगे। कोर एरिया को फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम लोग घटना चक्र अवेयरनेस को ठीक से देख लेना तो छाटना पड़ेगा ही नहीं, सारे कोर एरिया अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो कोर एरिया देख लेंगे जहां से यूपी पीसीएस क्वेश्चन बनाती है। इसके लिए हम लोग सोर्स का अपनाएंगे, जीकेए यानी घटना चक्र की अवेयरनेस की बुक उठाएंगे। कुछ जगहों पे मैं साइड में कराऊंगा, करंट की क्लासेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, सब चीज चलेगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। ध्यान देंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिन में, 10 डे में आपकी एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न खत्म हो जाए। कितने दिन में? 10 दिन में। ध्यान देंगे। तो ये बेसिक है। और एक चीज ध्यान देंगे, यूपीएससी हिंदी के किसी भी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए मैं एक बार वो सीधा कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूं, क्योंकि वो बीच बीच में दुविधा होती है। ध्यान देंगे, 8840751912। ठीक है, ये यूपीएससी हिंदी का कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे जुड़ जाना है। पहली बात तो यूपी पीसीएस के लिए यूपीएससी हिंदी एक प्री टाइम बैच ऑलरेडी चला रही है, जिसका न्यू बैच अभी, ध्यान देंगे, पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसमें अराउंड 20% प्लस अभी क्या है, जहां तक मेरा मानना है, डिस्काउंट होने वाला है होली को लेके। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहेंगे। प्री टाइम बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इसका, बिल्कुल एकदम न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देंगे, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ध्यान देंगे, इसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है। ठीक, और ये जो क्लासेस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसको हम लोग करेंगे और इसको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नो डाउट की देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कहां से होती है। हिस्ट्री के जानने के स्रोत, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भैया हिस्ट्री जानेंगे कहां से। हिस्ट्री जानने के सोर्स क्या हमारे पास बुक्स हैं। बुक्स कैसे हैं? तो कुछ बुक्स ऐसे हैं जो धार्मिक बुक्स हैं, कुछ बुक्स ऐसे हैं जो गैर धार्मिक बुक्स हैं, और कुछ बुक्स ऐसे, हालांकि धार्मिक बुक्स में भी डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे ब्राह्मण धर्म के यानी हिंदू धर्म के अपने बुक्स हैं। ठीक है, उसके बाद से जैन, बौद्ध, इन सब के अपने बुक्स हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिकली धार्मिक कल्चर की बुक है। गैर धार्मिक बुक्स में क्या है, कई सारे हमारे देश में और विदेशी यात्री आए हैं जिनके यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं। उन्होंने भी जिस ड्यूरेशन में आए, उस ड्यूरेशन की जो सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक डेवलपमेंट रहा है, उस संबंधित टाइम पीरियड की उस डेवलपमेंट पे चर्चा किया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ रहने वाले कई हमारे देसी इतिहासकार हैं या लेखक हैं, उन्होंने भी कई सारी बुक्स वगैरह लिखी है। उस बुक्स को भी हम लोग जान लेंगे। अब मैं एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं भाई क्या पढ़ना है, देख, तो बुक सोर्स में आपको, आप कभी भी किसी भी वर्ष का प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो एक्स वाई जेड बुक किसकी है, एक्स वाई जेड बुक किसने लिखी, एक्स वाई जेड अभिलेख किससे संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 2 मिलते हैं, कम से कम। आज की क्लास में ये दोनों क्वेश्चन आपके हाथ से बाहर नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो पहली चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, वो बेसिकली इतिहास जानने के स्रोत, अर्थात जो पुरातात्विक स्रोत है और जो साहित्यिक स्रोत है, इन दोनों को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो पहली चीज आज आपकी। सेकेंड चीज, यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग और जो प्रारंभिक यानी जो पाषाण काल है उसको खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे आज सिंधु सभ्यता भी खत्म करें। ठीक है, क्लासेस की जो गारंटी है कि यार क्लास में कोशिश करूंगा कि बेहतरीन लूं, ऐसा नहीं कि कोरम पूरा करूंगा। सीधी सी बात है, इस वीडियोस को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ध्यान देना है। ठीक है, और इतनी शानदार क्लास लिख लेना कि प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए शायद ही कोई लेके आएगा और फ्री लेके आएगा। ठीक है, इसका मैं वादा लेता हूं। ठीक है, गारंटी है मेरा कि जो लोग इस क्लास से शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे, बहुत भाग के नहीं चलेंगे, ठीक है, उनको दिक्कत नहीं होने वाली है फ्री में। इसकी तो पूरी की पूरी गारंटी मैं लेने वाला हूं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि स्क्रीन वगैरह आप लोगों को क्या दिख रही है, और स्क्रीन में जूम वूम कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हो लेता हूँ और चश्मा पहन लेता हूँ। एकदम मजे करते करते तैयारी करेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। फैक्चुअली तैयारी है तो नो डाउट कि हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लेना होगा। ठीक है, अब देख भाई, पहले पेज में क्या कर रही है, बेसिकली इतिहास क्या है, किससे मिलके बना है, इन सब के बारे में बकवास चर्चा कर रहा है। अपने को नहीं चाहिए। अपने को यहाँ पे एक बुक लिखी गई है, ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है कि एक हेरोडोटस के बारे में। ठीक है,
ध्यान देंगे हेरोडोटस के बारे में जो ये फैक्ट है कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ध्यान देंगे हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। ये फैक्ट ध्यान देंगे, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस यहां से फोकस करती है कि क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इतिहास का जनक क्या है? इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। और हेरोडोटस की बुक का नाम क्या है? तो हेरोडोटस की बुक का नाम है हिस्टोरिका। ध्यान देंगे हेरोडोटस की बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा था। बाकी अब हम लोग इस जगह को फोकस करते हैं। तो ये सब प्रारंभिक मैंने डिसीजन आपको दे दिया कि भैया साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत होते हैं। जो साहित्यिक स्रोत है उनमें धार्मिक एवं धर्मेतर हो जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। हम लोग बेसिकली यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य स्क्रीन देखेंगे तो लिखा होगा कि ब्राह्मण साहित्य की कैसे कैसे ये किस चीज की जानकारी देते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, वेदों के बारे में ध्यान देंगे। हमको पता है कि वैदिक पीरियड जब स्टार्ट होता है तो हमारे पास कुल 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को हम लोग वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। वेद के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन क्या है? ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन क्या है? वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य में क्या है? वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस चीज को ध्यान देंगे। वेदों के बारे में एक चीज ध्यान देंगे कि जिस ड्यूरेशन में साहित्यिक बुक्स लिखी जाती है, उस ड्यूरेशन की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक डेवलपमेंट जो हुआ है, उस डेवलपमेंट की जानकारी देती है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ध्यान देंगे कि वेदों के जो संकलन करता है, ये यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछी हुई है। वेदों के जो संकलन करता है उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ध्यान देंगे उनका नाम क्या है? उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ये वेदों के संकलन करता है। वेदों के संकलन करता कौन है? ये यूपीपीसीएस ऑलरेडी पूछी हुई है, तो ध्यान देंगे ये चीज हमको दिमाग में रहना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों को ध्यान देंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में अगर हम लोग ब्रह्म का अर्थ देखेंगे कि भैया ब्रह्म मीन्स क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको दिख रही होंगी। मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करके ऊपर करूंगा। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। ध्यान देंगे ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? यज्ञ के विषयों का जो प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान देंगे यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथ है। पता चलेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ध्यान देंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में क्या है कि आता है एक्स वाई जेड, जैसे शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किसका ब्राह्मण है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इससे एक फैक्ट क्या निकलता है? इससे एक फैक्ट निकलता है कि सभी वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, और ये जो वेद के ब्राह्मण है ना, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो वैदिक पीरियड जब हम लोग बढ़ेंगे तो वहां पे सभी वेदों के ब्राह्मण लिखे गए हैं, वहां पे इस फैक्ट को देखेंगे। अभी अपने दिमाग में रखना है कि ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण बेसिकली यज्ञों के संबंधित जो विषय है उनका प्रतिपादन कौन करता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनकी बारे में क्या है कि सभी वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण है, जिनको हम लोग वैदिक पीरियड में देखने वाले हैं। आरण्य क्या है? आरण्य का अर्थ होता है जंगल। अरण्य का मतलब ही होता है जंगल, अर्थात ऐसे विषय जिनको जंगल में पढ़े जाते थे, अर्थात जंगल में पढ़े जाने के कारण इन ग्रंथों को क्या है? आरण्यक कहा गया। तो कह रहा है कि आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के ही क्या है? अंतिम भाग है। ध्यान देंगे आरण्यक में बेसिकली क्या है? दार्शनिक के साथ साथ कुछ रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। और चूंकि इनको इसलिए आरण्यक कहा जाता है क्योंकि ये जंगल में रह के पढ़े गए हैं, तो जंगल में पढ़े जाने के कारण इनको आरण्यक कहते हैं। अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। ध्यान देंगे अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब जंगल होता है। उपनिषद वर्ड, यहाँ पे आपको हमेशा उपवर्ड फोकस करना है। ध्यान देंगे उपवर्ड को फोकस करेंगे। उप का मतलब होता है समीप, यानी नजदीक, आमने सामने। ध्यान देंगे यानी उपनिषद का अर्थ कर रहा है कि उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ कर रहा है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। ध्यान देंगे आपको इसमें केवल उप का अर्थ याद रखना है, समीप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए उपनिषद एक्चुअली होता क्या था। जैसे मान लीजिए कि कोई गुरु है, गुरु के आमने सामने बैठ के क्या करता था? शिष्य इसकी शिक्षा लेता था। ध्यान देंगे गुरु के आमने सामने बैठ के क्या है कि शिष्य क्या है? इस विषय की शिक्षा लेता था। इसी के कारण क्या है? इसको उपनिषद कहते हैं, क्योंकि उप का अर्थ होता है समीप बैठना। ठीक है, और गुरु शिष्य अगर सामने बैठेंगे, समीप बैठेंगे, तो नो डाउट क्या करेंगे कि शिक्षा लेंगे। तो विद्या का ज्ञान जब गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था शिष्यों के द्वारा, तो देन इसके कारण इसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और शेरू की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है।
बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ, ठीक है। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट, यहां पे ध्यान देंगे कि उपनिषदों में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। हम लोग नॉर्मली सत्यमेव जयते देखते हैं, भारत का क्या है, भारत का ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते क्या है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ठीक है। इसको लिया क्या गया है, तो इसको उपनिषदों से ही लिया गया है, ध्यान देंगे, इसको उपनिषदों से ही लिया गया है। और किस उपनिषद से लिया गया है, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य इसको, क्योंकि वो पकड़ रहा है, तार पकड़ रहा है, तार पकड़ रहा है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है, तो 108 संख्या है, ध्यान देंगे। यानी उपनिषद का नाम उपनिषद क्यों पढ़ा, शिष्य गुरु परंपरा की स्टडी जो थी, यानी उपनिषद यानी समीप बैठकर स्टडी किया जाता था, ज्ञान लिया जाता था, इसके कारण इसका नाम उपनिषद पड़ा। टोटल नंबर ऑफ संख्या इसकी 108 है, ध्यान देंगे। और इसमें एक मुंडकोपनिषद है, अभी इसी तरह से कठोपनिषद है, उससे हम लोग क्या लिए, ये सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ने वाले, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद से हम लोगों ने क्या लिया है, बेसिकली जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसको हम लोगों ने इसी मुंडकोपनिषद से स्वीकार किया है। नेक्स्ट एक फैक्ट आपके वेदांग के बारे में लिखा है, ध्यान देंगे वेदांग क्या है दोस्तों, वेदांग कुल 6 हैं, ध्यान देंगे वेदांग के कुल 6 विषय हैं। वो विषय क्या है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्तक है, ज्योतिष है, छंद है। पिछले 20 वर्ष में इसी के ऊपर कम से कम 5 क्वेश्चन बन के आए। ध्यान देंगे इन छवों का नाम आपको याद रहना जरूरी है। ध्यान देंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक, ज्योतिष और छंद, इनके बारे में क्वेश्चन एक तो अरेंजमेंट के ऊपर बनता है, यानी इनको क्रमानुसार अरेंज कर दीजिए। एक तो क्वेश्चन इसमें ऐसा बन जाता है कि भैया इनको क्रमानुसार आप लोग क्या करिए, अरेंज करिए। एक तो क्वेश्चन इसमें क्या आता है, ऐसा बन के आता है। आगे से क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है, ये देखिए आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांगों में शामिल नहीं है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक, ज्योतिष और छंद में से किसी एक को गायब कर देगा ऑप्शन नंबर 4 में से, और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। या यहां से कूट आधारित क्वेश्चन भी यूपीएससी बना चुकी है, तो दिमाग में रखना है इन 6 वेदांगों का नाम क्रमानुसार आपको याद रहना चाहिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक, ज्योतिष और छंद, ठीक है। आगे हम लोग सूत्र ग्रंथ को देखेंगे। तो सूत्र ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे बेसिकली इनको 3 भागों में जैसे देखेंगे। कह रहा है कि सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांत से निकले हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कल्प नामक वेदांत से लिखे गए हैं, जो सेकंड वेदांत है वही आपका कल्प है, इसी से क्या है सूत्र ग्रंथ निकला हुआ है। कह रहा है कि सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांत से निकले हुए हैं, और कल्प का वर्गीकरण हम लोग 3 पार्ट में करते हैं, यानी हमारे पास कुल 3 सूत्र हैं, ध्यान देंगे। तो कल्प क्या है, कल्प एक वेदांग है, जो दूसरा वेदांग है वही कल्प है, ठीक है। इसी से सूत्र ग्रंथ निकला हुआ है, और हम लोग इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये तीनों पार्ट आपको मैचिंग में क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछती है, ध्यान देंगे। मैं करेक्ट आपको क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं या बने कैसे हैं, उन सभी संभावनाओं पर, या हम लोग कह सकते हैं बैकयर की बेहतरीन स्टडी में करवा दे रहा हूं। आप लोग को यहां से ये समझ में आ जाएगा कि भाई करना कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है करने से होता है, ठीक। अब देखिए स्रोत सूत्र, गृह शुद्ध और धर्म सूत्र, कल्प का वर्गीकरण बेसिकली इन 3 सूत्रों में किया गया है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। जो स्रोत सूत्र है मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें यज्ञ से रिलेटेड रूल्स बनाए गए, यानी यज्ञ रिलेटेड नियम क्या है बनाए गए हैं, ध्यान देंगे। गृह सूत्र क्या है, तो गृह सूत्र में लौकिक के साथ साथ जो पारलौकिक कर्तव्य हैं, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है। गृह सूत्र में लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र में क्या देंगे दोस्तों, कि धर्म सूत्र में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्यों का वर्णन है। प्रायः ध्यान देंगे धर्म का मतलब ही होता है कर्तव्य, ठीक है। जैसे पिता का धर्म क्या है, कि पुत्र की बेहतरीन सेवा करना या उसकी परवरिश करना ताकि वो बेहतरीन तैयार हो, ठीक है। इसी तरह पिता धर्म, पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, माता धर्म है, फला धर्म है। तो बेसिकली एक धर्म का रिलीज जो संबंध होता है वो कर्तव्यों से होता ही होता है, ठीक है। तो धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का वर्णन है। गृह सूत्र में लौकिक के साथ अर्थात दिखाई पड़ रहा जो उन कर्तव्यों के साथ पारलौकिक जो कर्तव्य है उनका भी वर्णन आपके गृह कर्तव्यों में है, ठीक है। स्रोत सूत्र में क्या है आपका यज्ञ संबंधी नियमों का वर्णन स्रोत सूत्र में किया गया है। तो अब तक हम लोगों ने बेसिक स्टडी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो प्रीलिम्स का हम लोग का क्रैश कोर्स है उसकी जानकारी दी जा रही है। मेरे से लिख के ले लो दोस्तों कि इतनी सस्ते में और इतनी बेहतरीन कोर्स कोई नहीं चला रहा होगा, तो अब चाहिए तो अभी टाइम बचा हुआ है, अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं।
मैं तो यहाँ मिलने ही वाला हूँ आप लोग से। बाकी यूपीएससी हिंदी की जो मेन टीम है वो पूरी क्षमता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लोग के साथ लगी हुई है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यूपीएससी सेलेक्टेड भूर सिंह सर है, ठीक है, इनके द्वारा भी आपको यहाँ पे क्लास दी जा रही है, ठीक है। और गौरव सर ऑलरेडी यूपी पीसीएस तो सेलेक्टेड नहीं है, 2 बार तो इन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है, इस बार भी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे शुभम सर, जो लोग यूट्यूब पे हम लोग का साइंस वाली क्लास देखे होंगे, वो शुभम सर के द्वारा ली गई थी। शुभम सर भी प्री टाइम बैच में आपकी साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। बाकी टीम को आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप लोग क्या है कि आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए मैं एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फिर से लिख देता हूँ आपको, 8840751912। यूपीएससी हिंदी का ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे जुड़ के आप लोग टेस्ट सीरीज से और क्रैश कोर्स से जुड़कर अपनी प्री की तैयारी को धार दे सकते हैं। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, हिंदी मीडियम की मैं बोलूँ, हालांकि टेस्ट सीरीज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी मीडियम की बच्चों का चयन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी धार है। ध्यान देंगे, मेंस की आप लोग फिक्र छोड़िए, मेंस में हम लोग सृजन इतनी बेहतरीन कराते हैं कि उसका कोई तोड़ होता ही नहीं है। प्री निकाल लीजिए, तो मेंस में तो हम लोग हैं ही आप लोग के साथ। फिर हम लोग इसी के लिए इधर सृजन इसलिए बंद कर दिए ताकि हम लोग मेंस में आप लोग को सृजन प्रैक्टिस करवा दे 3 महीने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग की तैयारी और बेहतरीन हो सके। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहां तक हम लोग क्या देखे थे, बेसिकली ये देख लेते कि जो कल्प सूत्र का वर्गीकरण है वो 3 पार्ट में है, स्रोत, गृह और धर्म सूत्र। अब यही थोड़ा सा स्रोत सूत्र जो है बेसिकली उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी और बेहतरीन किया है, ठीक है। जो स्कैन हुआ वो थोड़ा तिरछा हो गया, तो थोड़ी सी वो साइड से ऐसे दिख रही है। आगे कह रहा है कि धर्म सूत्र से ही क्या है, स्मृति ग्रंथों का आविष्कार हुआ है। जैसे हम लोग मनुस्मृति का नाम सुनते हैं ना, तो जो स्मृति ग्रंथ है इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है? धर्म सूत्र से हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। जो प्रमुख स्मृति ग्रंथ है वो क्या है? मनुस्मृति का नाम तो हम लोग सुनते ही सुनते हैं। इसके साथ साथ याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है। हालांकि मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, आप लोग को इन स्मृतियों का नाम याद रखना आवश्यक नहीं है। इन स्मृतियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट याद रखना जरूरी है, ना कि आप ये याद रखने में बैठ जाइए। देखिए, आप लोग इजिली घटना चक्र अवेयरनेस पढ़ सकते हैं। मेरा रोल यहाँ पे है ना कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये मेरा रोल यहाँ पे ज्यादा बढ़ा देगा। ध्यान देंगे, प्रमुख स्मृति ग्रंथों का नाम याद करना नितांत आवश्यक नहीं है, याद नहीं करना है। ध्यान देंगे, मनुस्मृति क्या है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। जिसे मनुस्मृति के बारे में ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है। ध्यान देंगे, तो चूंकि सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन स्मृति का नाम है मनुस्मृति, मनुस्मृति को अक्सर जलाई जाती है। इसको आप लोग देख लेंगे क्योंकि इसके रूल्स क्या है, थोड़ा टफ होते थे समाज में एकरूपता लाने के लिए। ध्यान देंगे, स्मृतियां कहां से निकली हैं? तो स्मृतियां धर्म सूत्र से निकली हुई हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, मनुस्मृति के जो भाष्यकार हैं अर्थात जो इसके टीकाकार हैं, उन टीकाकार का नाम क्या था? तो इसके टीकाकार में कुल 4 लोग का नाम आता है, जैसे मेघातिथि, ध्यान देंगे, मेघातिथि, गोविंदराज, भारुचि और ध्यान देंगे नेक्स्ट क्या है, कल्लुक भट्ट, ठीक है, या कुल्लुक भट्ट। ध्यान देंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। ध्यान देंगे, ठीक है। भाष्यकार इसके कौन थे या इसके टीकाकार कौन थे? इसके टीकाकार मेघातिथि थे, गोविंदाराज थे, भारुचि थे और कुल्लुक भट्ट थे। ध्यान देंगे, कुल्लुक भट्ट थे। आगे इंपॉर्टेंट क्या है उसको देखते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के बारे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है इसके जो टीकाकार हैं अर्थात जो इसके भाष्यकार हैं उनका नाम है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपर, ठीक है। और तीसरा क्या है? अपरार्क, ठीक है, अपरार्क। तो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क, ये इसके 3 टीकाकार हैं। और वहां पे मनुस्मृति के मेघातिथि, गोविंदराज, भारुषि, कुल्लुक भट्ट, ये किसके हैं? तो ये है आपके मनुस्मृति के। याद कर जाना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत परेशान नहीं होना है, केवल 1-2 बार रिवीजन करेंगे, इजिली ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट पुराणों के ऊपर है टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, पाणिनि एक अष्टाध्यायी, पेपर में क्वेश्चन आया है कि अष्टाध्यायी क्या है? एक राजनीतिक ग्रंथ है, एक प्रशासनिक ग्रंथ है, एक व्याकरण ग्रंथ है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा आता है। ध्यान देंगे, पाणिनि जो अष्टाध्यायी है ये एक व्याकरण ग्रंथ है। जैसे ध्यान देंगे, एक
और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन वो आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित बुक नहीं है। इसी के लिए वो एक राजनीतिक बुक है। पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि अर्थशास्त्र किस प्रकार की बुक है। उसी तरीके से अष्टाध्यायी पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी क्या है। तो अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है जिसको महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ये चीज आपको याद रहना ही चाहिए दोस्तों, ध्यान देंगे, ये आपको नितांत आवश्यक है, ध्यान रखिए। एक छोटी सी मैं फैक्ट और बता दूं दोस्तों कि अभी रिसेंट में न्यूज क्या आई है, रिसेंट में एक न्यूज आई है कि जो यूपीपीसीएस है, ध्यान देंगे, जो अपर लोअर आयोग है, अधीनस्थ आयोग है यूपी ट्रिपल एस सी, वो 40,000 वैकेंसीज ला रहा है। ठीक है, मतलब लोअर पीसीएस बेसिकली, हालांकि लोअर पीसीएस के अब जो अच्छे खासे पद थे उनको यूपी पीसीएस में शामिल कर लिया गया है, ध्यान देंगे। अब वही इंस्पेक्टर तक की पोस्ट आपके देखेंगे कि लोअर पीसीएस में है, जैसे मंडी इंस्पेक्टर, फलना इंस्पेक्टर, धमका इंस्पेक्टर। ठीक है, यह चीज आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, ये चीज दिमाग में रखेंगे। पुराणों के रचयिता कौन है? यहाँ पे लिखा है पुराणों के रचयिता कौन है। तो लोमहर्ष, चूंकि लोमहर्ष के बीच में डेथ हो जाती है तो बाद में उनके पुत्र उग्रश्रवा इसकी रचना को या इसके विकास को स्वीकार करेंगे। तो इसकी रचना, इसका विकास कौन करता है? तो ध्यान देंगे, पुराणों के रचयिता दो लोग हो जाते हैं, उनका नाम है पिता और पुत्र। पिता लोमहर्ष और पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों की रचना की गई है। पुराणों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? तो पुराणों की संख्या 18 है, ध्यान देंगे, पुराणों की संख्या 18 है, इस चीज को दिमाग में रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है? एक सेकेंड, ठीक है, ध्यान देंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या लिखा है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? अभी हम लोगों ने स्मृति में देखा कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। तो यहाँ पे मत्स्य पुराण के बारे में जानकारी दी गई है कि मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ध्यान देंगे, मत्स्य पुराण क्या है दोस्तों? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, इस चीज को ध्यान देंगे, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अच्छा, पुराणों से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए वो यहाँ पे लिखा गया है, जानेंगे। होता क्या है कि पुराण पुराण क्या है? कुछ राजवंशों की जानकारी देते हैं, ध्यान देंगे। पुराणों के द्वारा दोस्तों हम लोग को कुछ राजवंशों की जानकारी मिलती है, ध्यान देंगे। जैसे प्रमुख पुराण क्या है? विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है और वायु पुराण है। इन पुराणों के माध्यम से, विष्णु पुराण एक धारावाहिक भी आता था, अगर आप लोग को याद होगा, वो टीवी का दौर याद करिए जब पूरा फैमिली बैठ के एक साथ पिक्चर देखते, टीवी देखती थी। तो विष्णु पुराण रविवार को सुबह के 9 बजे आता था, 9 से 10 ये आता था, ठीक है। उसके बाद से रामायण आता था और उसके बाद से आपका 12 बजे से शक्तिमान आता था, ठीक है। तो विष्णु पुराण से संबंधित वंश कौन सा है? मौर्य वंश की जानकारी आपको विष्णु पुराण के द्वारा मिलती है। मत्स्य पुराण की जानकारी आपको के माध्यम से आपको आंध्र सातवाहन के शासक शुंग वंश की जानकारी आपको मत्स्य पुराण के माध्यम से मिलती है। वायु पुराण की से आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इस चीज को ध्यान देंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में रखना है। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं एकदम सहज भाव से लेके चल रहा हूँ क्लास, आपको सुनने में उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी मुझे बोलने में है। इस चीज को ध्यान देंगे, जहां थोड़ा भी समझाने का स्कोप रहेगा उसको थोड़ा भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, यानी और शुंग वंश से संबंधित है। वायु पुराण आपका गुप्तों के साथ संबंधित है, ठीक है। आगे कुछ महाकाव्यों के बारे में जानकारी मिली है, जैसे महाकाव्यों में रामायण एवं महाभारत ये प्रमुख महाकाव्यों में शामिल किए जाते हैं। रामायण की रचना हम सबको पता है मेरे दोस्तों कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी, ध्यान देंगे। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी, ध्यान देंगे। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा, ध्यान देंगे, या महर्षि वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना, किसकी? महाभारत की रचना की गई है, ध्यान देंगे। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है? वेद व्यास के द्वारा की गई है। महाभारत के बारे में बाकी जो अगला फैक्ट्स है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक है, ध्यान देंगे, श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। इसी के कारण इसके श्लोकों की संख्या को देखते हुए जब 1,00,000 को संस्कृत में शामिल करेंगे तो हो जाता है, कह रहा है, सत सहस्त्र संहिता, यानी, ठीक है। इसमें श्लोकों की संख्या 1,000 से अधिक होने के कारण या 1,00,000 के राउंड होने के कारण इसको सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। किसको? महाभारत को। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? तो वेद व्यास के द्वारा इसको लिखा गया है, ध्यान देंगे, वेद व्यास के द्वारा इसको लिखा गया है। ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक। तो सत सहस्त्र संहिता क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है
दिमाग में इस चीज को रखना है। इसके बाद से आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी ठीक है ब्राह्मण धर्म से इतर जो साहित्य है, ठीक है, उसको जानेंगे। ब्राह्मण धर्म से इतर साहित्य में बेसिकली बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों की बारी आती है। बौद्ध ग्रंथ क्या है? बौद्ध ग्रंथ बेसिकली क्या है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ध्यान देंगे, बौद्ध ग्रंथ क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ बेसिकली इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। इनको सम्मिलित रूप में हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। इनको सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? इनको सम्मिलित रूप में हम लोग त्रिपिटक की संज्ञा देते हैं। ध्यान देंगे, इनको सम्मिलित रूप में त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को सम्मिलित रूप में त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्चुअली थोड़ा सा सुत्त पिटक के बारे में कुछ चीज बोलना चाह रहा है। आइए सुत्त पिटक के बारे में क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसका? बौद्धिज्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन आएगा त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल होते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट आएगा कि सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ध्यान देंगे, चूंकि बौद्धिज्म का ये था कि बौद्धिज्म को प्रचार करना है और जितनी भी जटिलताएं थी उन जटिलताओं को समाप्त करने की कोशिश बौद्धिज्म करती है, जिनमें एक जटिलता भाषा रूपी जटिलता थी। बौद्धिज्म ने जन सहज की भाषा पाली को अपनाया। ध्यान देंगे, बौद्धिज्म ने प्रचार का माध्यम जन सहज की भाषा पाली को अपनाया था। पाली को, यानी बौद्ध धर्म की जो बौद्ध ग्रंथों की भाषा होगी वो कैसे होगी? पाली होगी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों की भाषा कैसे होगी? पाली होगी। ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे, यानी बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा है वो कैसी है? पाली है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या कर रहा है। ठीक, अगला दीप वंश एवं महावंश के बारे में, यानी बौद्ध साहित्यों में दीप वंश एवं महावंश, एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? उसमें दीप वंश एवं महावंश का भी नाम था, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दीप वंश एवं महावंश भी बेसिकली बौद्ध साहित्य ही है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, दीप वंश एवं महावंश से क्या होता है? हमको मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ध्यान देंगे, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमको दीप वंश एवं महावंश से मिलती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि महावस्तु एवं ललित विस्तार। हमको पता है आगे की ड्यूरेशन में होता क्या है, भाषा संबंधित जो सरलताएं थी उनको जटिलताओं में बदला जाता है। जैसे ऑलरेडी आगे की भाषाओं में, आगे के जो हिंदू धर्म था उनमें जो देखने को मिलता है, बौद्धिज्म भी उन्हीं प्रभावों से ग्रस्त हो जाता है और अपनी जो जन सहज की भाषा है उसको चेंज करके संस्कृत कर लेगा। यानी जो इसकी बुक्स पहले पाली में लिखी जाती थी, अब वो बुक्स चेंज होगी और वो पाली से संस्कृत चली जाएगी। यानी बुक्स जो पहले पाली भाषा में आप देखेंगे दोस्तों लिखा जाता था, पाली भाषा में, अब वो किस में लिखा जाएगा? अब वो संस्कृत में लिखा जाने लगेगा, संस्कृत में। तो जो संस्कृत में इनकी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं उनका नाम है महावस्तु एवं ललित विस्तार। ध्यान देंगे, महावस्तु एवं ललित विस्तार। अब देखिए इन सब फैक्ट्स का काम क्या होता है, मेंस में दोस्तों क्या होता है? आप जब दिखाते हैं बौद्धिज्म के पतन के कारण में, तो आप लिखते हैं कि जन सहज की भाषा इस वक्त क्या होती थी, सॉरी, जो प्रसार की भाषा, यानी बौद्ध धर्म की जो प्रसार की भाषा थी, वो विकास की भाषा थी, वो संस्कृत बन गई थी। उदाहरण महावस्तु एवं ललित विस्तार। जब आप ये उदाहरण लिखते हैं महावस्तु एवं ललित विस्तार, तो आप प्रूफ करते हैं कि हाँ भैया देखो ये बौद्धिज्म से संबंधित बुक है और ये संस्कृत में लिखी गई है। अर्थात समय के साथ संस्कृत भाषा वो हम लोग कहते हैं अधिकृत भाषा बन गई किसकी? बौद्धिज्म की। सारी चीजों को मैं लिंक करा रहा हूं ताकि स्टोरी आपके दिमाग में रहे, चीजें चलती रहे। जैन साहित्यों के बारे में ध्यान देंगे, जैन साहित्यों के बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ पे कुछ जैन साहित्यों का नाम लिखा गया है, जैसे कह रहा है कि जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। ध्यान देंगे, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मैंने हिस्ट्री पहले इसलिए भी चुना क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन बिहार पीसीएस में खूब आते हैं, तो आप में से जो दोस्त बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी ये कोर्स बेहद लाभदायक होगा। ध्यान देंगे, ठीक है। हालांकि बीपीएससी के लिए हम लोग एक डेली एमसीक्यू क्लासेस तैयार करा रहे हैं, 4 क्लास तैयार हो चुकी है, वो 10 क्लास तैयार हो जाए तो उसको हम लोग अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। रीजन ये कि मान लीजिए कि संबंधित टीचर जो पढ़ा रहे हैं अगर उनकी तबीयत खराब हो जाता है तो क्लास ब्रेक ना हो, ठीक है, इसलिए वो क्लासेस उनसे 10 एडवांस ले ली जा रही है। ठीक है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ध्यान देंगे इस चीज को। आगे कह रहा है भगवती सूत्र, जो कि एक जैन साहित्य है। कह रहा है कि भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ध्यान देंगे, महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है।
यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्योंकि जो तीर्थंकर है उनकी संख्या अधिक है, और ये बुक क्या है, भगवती सूत्र, ये महावीर के जीवन पर प्रकाश डालती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या है, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना किसने की है, भद्रबाहु ने की थी, ध्यान देंगे, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। ये वो वेदांग वाला कल्प नहीं है, अपने दिमाग में रखेंगे। जैन धर्म का प्रारंभ क्या है, जैन धर्म का प्रारंभ कल्प सूत्र से माना जाता है, यानी भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये सब ये किससे संबंधित है, ये सारे संबंधित है आपकी किससे, जैनिज्म से संबंधित है, ध्यान देंगे। कल्प सूत्र की रचना किसने की है, तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है, भद्रबाहु ने की है। यूपी पीसीएस इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग भी साथ साथ क्या करेंगे, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ेंगे। आपका टारगेट अब डिटेल में इसी क्या है, यही सारी जो क्लासेस है उसको डिटेल में लिखे गई, कहाँ पे, प्री टाइम बैच में लिखे गई क्लासेस, ध्यान देंगे। प्री टाइम बैच की बहुत सीमित शुल्क रखी गई है, और वो शुल्क में देखेंगे, अगर आप लोग छुट्टी के ड्यूरेशन में यानी छूट के ड्यूरेशन में अगर वो जान करते हैं, तो 1500 की वो क्लास ऑलरेडी आपकी 1000-1200 में पड़ जाती है, ध्यान देंगे। तो 1000-1200 में अगर आपकी प्री की तैयारी हो जाए, तो वो केवल यूपीएससी हिंदी करा सकती है, इतने सस्ते में तैयारी आपकी केवल यूपीएससी हिंदी करा सकती है। और आप समझिएगा कि प्री टाइम बैच में हम लोग यूपीएससी और पीछे सेलेक्टेड जैसे टीचर्स को रखे हैं, और फीस आपसे कितने रख रहे हैं, केवल और केवल 1000 रुपए। मैं खुद भी उसमें पढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे। आप ध्यान देंगे, क्लासेस बहुत बेहतरीन ली गई हैं, आपको बहुत लाभदायक हो सकती है, इसलिए आप लोग उस क्लासेस से, टेस्ट से अंतिम धार के लिए जरूर जुड़िए, ठीक है। अब ध्यान देंगे, एक तो बात ये आपकी हो गई, ठीक है, इसको देख लिया हम लोगों ने। ये पीडीएफ जो है, जो मैंने हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, ये पीडीएफ में अपनी जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो हम लोग का पेड टेलीग्राम ग्रुप है, जो हम लोग की क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं, जो हम लोग के टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों में इसको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। क्योंकि इसको ओवरऑल ग्रुप में शेयर नहीं कर सकता है, बेसिकली 200 रुपए की ही अंदर में ये किताब है, आप लोग ले लेंगे इस किताब को, ठीक है। अंतर क्या है कि जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है, ये सारी चीजें आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। आगे कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो जैन ग्रंथ है वो हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, और वो क्या है, परिशिष्ट पर्वन है, ध्यान देंगे, परिशिष्ट पर्वन है, ध्यान देंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो जैन ग्रंथ है जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, ठीक, ये क्या है, परिशिष्ट पर्वन है, ध्यान देंगे, ये परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथ का संकलन क्या है, अंतिम रूप से यहाँ पे कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। ये भी पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि जैन ग्रंथों का जो संकलन है वो अंतिम रूप से कहाँ किया गया था, तो गुजरात के वल्लभी में किया गया था, ध्यान देंगे। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में किया गया था। तो हम लोग बुक्स क्या देख लिए, परिशिष्ट पर्वन देख लिए, परिशिष्ट पर्वन के साथ साथ जैन ग्रंथ की क्या बुक ले लिए, भगवती सूत्र देख लिए, भगवती सूत्र के साथ साथ हम लोग क्या देख लिए, कल्प सूत्र देख लिए, ध्यान देंगे। कल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है, तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई है, भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र की रचना की गई है। ये सारी चीजें हम लोग देख लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, लौकिक साहित्य पे आते हैं। लौकिक साहित्य पे यहाँ से 2 क्वेश्चन कम से कम पेपर में आते हैं, तो इसलिए दिमाग में रखेंगे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम पेपर में आएगा ही आएगा। किसी भी चीज को 3 महीने पहले एग्जाम बचा है, आप ये सोच के अगर छोड़ दिए कि यहाँ से तो बस 1 क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चीज तैयार करना बहुत आसान होता है, ठीक है। भागिए मत, लड़िए। मेरा मानना है यूपी पीसीएस प्री उसी का निकलता है जो लड़ेगा, जो फैक्ट से नहीं भागेगा, जो प्रैक्टिस पे ध्यान देगा। ध्यान देंगे दोस्तों, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इसी के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि आप बेसिकली प्रैक्टिस को फोकस हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही होता है, इस चीज को ध्यान देंगे। हालांकि देखिए मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं वो क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में वो फिगर बैठ जाए। लौकिक साहित्य को ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, लौकिक साहित्य को ध्यान देंगे। लौकिक साहित्य में बेसिकली क्या आता है, लौकिक साहित्य में बेसिकली आपका अर्थशास्त्र आता है, ध्यान देंगे। लौकिक साहित्य में आपका अर्थशास्त्र आता है, मुद्रा राक्षस आता है, ठीक है। ये सारी जो बुक्स है बेसिकली ये आपकी लौकिक साहित्य में आती है। अर्थशास्त्र के बारे में आप सबको पता है, कौटिल्य जी के द्वारा अर्थशास्त्र का रचना किया गया था। बेसिकली ये एक राजनीतिक ग्रंथ है, ये अपने दिमाग में रखना है। अर्थशास्त्र में अर्थ वर्ड को लेंगे तो आपको लगेगा ये एक आर्थिक ग्रंथ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये मौर्य पीरियड की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी डेवलपमेंट्स को बेसिकली राजनीतिक और जो आर्थिक विकास क्रम है, ठीक है, प्रशासनिक विकास क्रम है, उस पर चर्चा आपको इस बुक में मिलेगी। ये बुक बेसिकली एक राजनीतिक ग्रंथ है, नाम भले इसका आर्थिक है, ठीक है।
नाम कुछ और है, काम कुछ और है इस बुक के अंदर, ध्यान देंगे। अन्य जो लौकिक साहित्य है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। वो क्या है, वो आपका एक तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है। उठा के बैक ईयर देखना, अगर मुद्रा राक्षस में क्वेश्चन नहीं आया होगा तो कहना, ध्यान देंगे। विशाखा दत्त की बुक का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस है। कथा सरित सागर सोमदेव की बुक है, ध्यान देंगे। कथा सरित सागर सोमदेव की बुक है, ध्यान देंगे। इसके बाद से वृहत कथा मंजरी किसकी बुक है, ध्यान देंगे। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र कृत है, ध्यान देंगे। कहा जाता है कि जो क्षमा कर दिया उसका दिल बहुत बड़ा होता है, अर्थात उसका दिल बहुत बृहद होता है। तो क्षेमेंद्र वर्ड यहां से लेंगे क्षमा से, और बृहद या बड़ा लेंगे वृहत कथा मंजरी से लिंक कराएंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मुद्रा राक्षस, ठीक है, ठीक। तो मुद्रा राक्षस किसकी बुक है, विशाखा दत्त की बुक है। कथा सरित सागर, ध्यान देंगे, ठीक है। कथा सरित सागर, सोम बेसिकली ध्यान देंगे, सोम क्या, सोम एक रस है, ध्यान देंगे। सोम एक रस है, ठीक है। रस, सोम रस हम लोग बोलते भी है। अब वो कैसा रस है ये मैं नहीं बताऊंगा, मीठा नहीं है, ठीक है, ठीक। और सोम रस में देखिए यहाँ पे एक सागर वर्ड भी है, ठीक है, ठीक। तो सोमरस का सागर, बेसिकली देखिए ये कीवर्ड्स ऐसे है ना कि आपको अगर सपोज याद नहीं आ रहा है और मैचिंग में क्वेश्चन आ गया, तो आपके दिमाग में है भैया सोमरस है, तो रस वर्ड कहाँ पे है, रस मतलब क्या है भैया, कुछ पेय टाइप का चीज होना चाहिए। मुद्रा राक्षस में कुछ पेय है, नहीं है। कथा वृहत कथा मंजरी में पेय है, नहीं है। वृहत कथा सरित सागर में सागर वर्ड है, ठीक है। बेसिकली देखिए फैक्ट्स को याद करने का, इसीलिए मैं कहता हूँ फैक्ट्स याद करिए, फिगर बनाइए अपने दिमाग में, तभी प्री हंसते खेलते निकलेगा। और मेंस लिखने का वो मजा जो है वो आपको सितंबर माह के अंतिम दिनों में मिलेगा। और मेंस लिखने का जो मजा है दोस्तों, वो अजीब ही मजा है, इतना ध्यान देना। मेंस का मजा तो अजीब ही मजा है। यहाँ पे एक बुक बेसिकली जो कल्हड़ की बुक है, कल्हड़ की बुक का नाम है राज तरंगड़ी, ध्यान देंगे। ये राज तरंगड़ी के बारे में यूपी पीसीएस इतना इसकी महबूबा है कि कितनी बार क्वेश्चन पूछी गई है, ध्यान देंगे। राज तरंगड़ी की सबसे अच्छी बात क्या है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, ध्यान देंगे दोस्तों। कश्मीर के इतिहास की जानकारी कौन सी बुक देती है, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी राज तरंगड़ी देती है। 11वीं शताब्दी, आप बोलेंगे क्या याद करना जरूरी है भैया, तो मैं यही बोलूंगा, हाँ मेरे यारो, इसको याद करना इसलिए जरूरी है, अगर कभी कभी क्या होता है बुक्स को कालानुक्रम अरेंज करने के लिए देता है। अगर उस ड्यूरेशन में आपको याद रहेगा कि राज तरंगड़ी 11वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है, तो आप लोग कालानुक्रम में अगर ये बुक आ जाएगा, आपको अरेंज करना बेहद आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपका जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, उन यात्रा वृत्तांतों पर चर्चा किया गया है, ध्यान देंगे। जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, उन यात्रा वृत्तांतों पर चर्चा किया गया है। जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए मेरे दोस्तों, वो क्या है, उनको ध्यान से देखते हैं, ध्यान देंगे। समय के साथ भारत में यूनानी, रोमन, चीनी, फारसी कई सारे लेखक भारत में आते हैं, चाहे वो विजेताओं के साथ आते हैं या घूमने टहलने के माध्यम से, ज्ञानार्जन के माध्यम से भारत में आते रहते हैं। जैसे ध्यान देंगे, यूनानी और रोमन लेखों में सबसे पहला है टेसियस। टेसियस बेसिकली ईरान का एक राजवैद्य था, उसके दिमाग में आता है चल भाई भारत घूमते हैं, और भारत आ जाता है। तो टेसियस कहाँ का राजवैद्य था या किस देश से संबंधित था, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो दिमाग में रखेंगे ईरान का राजवैद्य था। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ध्यान देंगे दोस्तों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको एग्रीकल्चर का देंगे, टेक्निकल कुछ भी देंगे, ठीक है, ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा नहीं लेना है कि भाई ये क्लास तो यूपी पे, मैं फोकस हो यूपी पीसीएस पे, ध्यान देंगे। यूपीएससी हिंदी क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन पे ना फोकस है भैया। अभी अभी हम लोग का फोकस क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी। तो हमारा तो भैया हम यही कहेंगे, ये यही है। लेकिन जीएस थोड़ी बदल जाएगा। अब आप इसको कोई मतलब आरो यारो में पड़ेगा, तो टेसियस ईरान की जगह पे पाकिस्तान का थोड़ी हो जाएगा, ईरान का ही रहेगा, ठीक है। राजवैद्य की जगह पे चित्रकार थोड़ी हो जाएगा, राजवैद्य ही रहेगा। इस चीज को दिमाग में रखना है कि टीसीएस क्या है, ईरान का एक राजवैद्य था। यहाँ पे एक हेरोडोटस की बुक है जिसके बारे में लोगों ने चर्चा ऑलरेडी कर लिया है। इसकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। इस बुक में इसने क्या किया है कि जो संबंध है, ध्यान देंगे, भारत और फारस के बीच की जो संबंध है, उन संबंधों पर चर्चा किया किसने, हेरोडोटस के द्वारा इस बुक में, हिस्टोरिका नामक बुक में चर्चा किया गया। तो एक तो ये हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और फ्रांस के संबंधों का उल्लेख
निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है या किस लेखक के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए टेसियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी नियार्कस, ऑप्शन डी ऑनेसिक्रिटस। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हेरोडोटस इसकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। यहाँ पे एक फैक्ट क्या मिलता है दोस्तों, फारस का एक महान आक्रांता था, उसका नाम था सिकंदर। हम लोग कहते हैं सिकंदर महान, लोग कहते हैं ये विश्व विजेता था, लेकिन रावी नदी के तट को ये पार नहीं कर पाता मेरे यारों, ये चीज ध्यान देना है। भारत में उस वक्त जब ये आया था तो मगधों का शासन था, और यहीं से खटक जाता है किसके साथ? कौटिल्य और महापद्म नंद के बीच में। वो स्टोरी है, जब हम लोग 600 BC पढ़ रहे होंगे उस वक्त देखेंगे। सिकंदर जब आता है तो अपने साथ कई सारे इतिहासकारों को यानी विद्वानों को लेके आता है, ताकि वो उसकी जीत का वर्णन कर सके, जिस क्षेत्र को जीत रहे हैं उस क्षेत्र की क्वालिटी का वर्णन कर सके। ध्यान देंगे, सिकंदर के समकालीन नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस, अरस्टोबुलस, ये सब के सब भारत आए थे। तो इसी के लिए कहा जाता है कि ये सिकंदर से समकालीन है, ये सिकंदर के समकालीन है। ध्यान देंगे, सिकंदर के समकालीन कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं एक बार, मैं इसको फिर से हाईलाइट करूं। नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये है सिकंदर के समकालीन। सिकंदर के समकालीन कौन कौन से दोस्तों? नियार्कस है, ऑनेसिक्रिटस है और अरिस्टोबुलस है। ध्यान देंगे, सिकंदर के बाद फारस से बेसिकली कई सारे और आते हैं, जिनमें मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस, इनके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि इन नामों में सबसे ज्यादा मेगास्थनीज और डायमेकस इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, इन नामों में सबसे ज्यादा मेगास्थनीज और डायमेकस इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, ये सिकंदर के समकालीन नहीं है मेरे यारों, यही बात है। नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के समकालीन थे, लेकिन जो अगलों का मैं नाम बता रहा हूं, यानी जो आपका इंडिका लिखने वाले हैं, ठीक है, अर्थात जो मेगास्थनीज है, अर्थात जो सेकंड जो डायमेकस है और डायनोसियस है, ये तीनों आफ्टर सिकंदर है। ध्यान देंगे, ये तीनों आफ्टर सिकंदर है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे क्या है, मेगास्थनीज के बारे में फैक्ट लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य की इस सेल्यूकस निकेटर से एक लड़ाई होती है। ध्यान देंगे, और सेल्यूकस निकेटर को लगता है वो मौर्य को इजीली हरा देगा, लेकिन मौर्य इनको 6 इंच छोटा करेंगे। ठीक है, मौर्य 6 इंच छोटा करेंगे, तो बोलेंगे बेटा बदले में तुम दोगे क्या? तो बोलेगा मैं अपनी बेटी देता हूँ। ठीक है, सबसे आसान तोहफा क्या रहती है? बेटी। आप देखेंगे इतिहास में कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उठा के लोग अपनी बेटी को दे देते थे, शासक खुश। ठीक है, ये भी नहीं देते थे कि मैं अपने 18 वर्ष की बेटी को 88 साल के शासक को दे रहा हूँ, या अपने 28 साल की बेटी को, 28 साल की बेटियां उस वक्त बेसिकली बाल विवाह का कॉन्सेप्ट तो था ही था। ठीक है, हालांकि एंशिएंट पीरियड में बाल विवाह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज। वो बोलेगा मौर्य जिसे, यानी किससे? अपने दामाद से बोलेगा निकेटर कि बेटा एक काम करो, सॉरी हाँ बेटा, दामाद को बेटा ही ना बोलेगा। ठीक है, बेटा एक काम करो, ये मेरा एक राजदूत है, उसका मन है थोड़ा भारत घुमाने के लिए, तुम्हारा राज्य क्षेत्र घूमेगा, भेज देते, किताब उताब लिखता है। तो बोलेगा ठीक है भाई भेजो, और ये आएगा अब चंद्रगुप्त मौर्य के पास। चूंकि वो इंडिया आता है, अर्थात भारत आता है, तो इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था इंडिका। हालांकि ये बुक मौर्य पीरियड की कई सारी जानकारी देती है, लेकिन कई सारे मुद्दों पे ये बुक अनुत्तरित है। जैसे दास के मुद्दे पे ये बुक कहती है भारत में दास होते नहीं थे, जबकि रियलिटी है भारत में दास होते थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में दासों की स्थिति बहुत भयानक बुरी थी, और उतनी बुरी स्थिति इसको मौर्य के पीरियड में नहीं दिखी जितनी बुरी स्थिति फारस में होती थी। तो ये समझ ही नहीं पाया ये दास है या दास नहीं है, तो इसने लिख दिया कि भारत में दास है ही नहीं। ध्यान देंगे, नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे सीरियन नरेस एंटियोकस के बारे में लिखा है। ध्यान देंगे, एक एंटियोकस है जो कि सीरिया के राजा हैं, इनके एक राजदूत था, उसका नाम था डाइमेकस। ध्यान देंगे, ठीक है, तो डाइमेकस को क्या करते हैं, ये बोलेंगे भाई तुम भारत जाओ, और उस वक्त भारत में बिंदुसार का शासन है। ध्यान देंगे, यहाँ पे बिंदु वर्ड याद रखेंगे, बिंबसार और बिंदुसार भारत में दो शासक हैं, नाम बहुत कंफ्यूज आ जाता है, और एग्जाम में इसी बिंदुसार और बिंबसार में फंसा देता है। यहाँ पे बिंदु वर्ड है, ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे, डाइमेकस किसके ड्यूरेशन में आया था? बिंदुसार के ड्यूरेशन में आया था। ध्यान देंगे, ठीक है, तो डाइमेकस किसके ड्यूरेशन में आया था? बिंदुसार के ड्यूरेशन में आया था। ये अपने दिमाग में रखना, मैं फिर से चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, बिंदुसार। ठीक है, याद रखना। ये किसका राजदूत था? तो ये एंटियोकस का राजदूत था, जो कि सीरिया का नरेश था। ठीक है, डायनोसियस के बारे में नेक्स्ट फैक्ट है, ठीक है, या डायनीशियस। ठीक, डायनीसियस के बारे में क्या फैक्ट है? मिस्र नरेश थे, उनका नाम था फिलाडेल्फस। ध्यान देंगे, मिस्र नरेश थे, मिस्र नरेश का नाम था फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस क्या करते हैं? भारत में अशोका का शासन चलेगा, ऐसे क्वेश्चन ये भी आते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है बताता हूं। तो डायनोसियस क्या करेगा?
डायनोसियस आएगा अशोक के दरबार में, ध्यान देंगे। डायनोसियस फिलाडेल्फस है बेसिकली, ठीक है, उनका राजदूत था, और ये अशोक के दरबार में आएगा। क्या होगा? ये अशोका के दरबार में आता है, ध्यान देंगे, ये अशोका के दरबार में आता है, ठीक है, ये अशोका के दरबार में आएगा। आप ध्यान देंगे, पेपर में क्वेश्चन और कैसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन फारस में समकालीन है, ध्यान देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो बिंदुसार का समकालीन कौन सा है? बिंदुसार का समकालीन सीरियन नरेश अंटियोकस है, ध्यान देंगे, बिंदुसार का समकालीन अंटियोकस है। और चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन कौन सा है? तो सेल्यूकस निकेटर है, ठीक है। अशोका का समकालीन कौन सा है? तो टॉलमी मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस, ध्यान देंगे, फिलाडेल्फस, ये समकालीन हो गए। हम लोग को क्या था ना, हम लोग डायनोसियस याद रखते हैं, ठीक है, कि डायनोसियस अशोक के काल में आया था, लेकिन हम लोग ये भी याद रहता है कि डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। लेकिन समकालीन वर्ड डाल देगा ना तो लगता है यार समकालीन तो कहीं पेपर में मिला ही नहीं था। अबे भाई, राजदूत उसका है, वो भेज रहा है। जैसे मान लीजिए अब मैं कहूं कि मैं किसके समकालीन टीचर हूं, तो भैया जिस वक्त यहाँ पे आके गौरव सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं के ड्यूरेशन में मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो हम उनके समकालीन हो गए। सिंपल सी बात है, ठीक। अब कहीं लिखा मिलेगा समकालीन तभी याद करेंगे, तो फिर तो बेवकूफी है, ठीक है। टॉलमी एक बेसिकली क्या है, एक पढ़ा लिखा, ध्यान देंगे, टॉलमी एक पढ़ा लिखा बेसिकली क्या है, नरेश था। इसने एक बुक लिखी थी, उसके बुक का नाम था जियोग्राफी, ध्यान देंगे। टॉलमी नरेश ने या टॉलमी ने दूसरे शताब्दी के ड्यूरेशन में, ध्यान देंगे, जियोग्राफी नामक एक बुक लिखी है, ध्यान देंगे, जियोग्राफी नामक एक बुक लिखी है। प्लिनी, ये दोनों बुक मैंने देखिए इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये दोनों बुक के बारे में 2021 में शायद नेचुरल हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो टॉलमी ने जियोग्राफी नामक बुक लिखी है और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखी है, ध्यान देंगे, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री नाम से क्या है, नेचुरल में नेचर ढूंढेंगे ना, तो प्लिनी ने क्या हुआ बेसिकली, जो भारतीय पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ पे पाए जाने वाले नेचुरल यानी खनिज पदार्थ है, जो यहाँ की पशु है, इनका उल्लेख चूंकि इसमें किया गया है, यानी इस हिस्ट्री में भारत के नेचर का वर्णन किया गया है, पेड़ पौधे, खनिज, पशुओं का, इसलिए इसको, इस बुक का नाम नेचुरल हिस्ट्री पड़ा। ये नेचुरल हिस्ट्री बुक किसके द्वारा लिखी गई? प्लिनी के द्वारा लिखी गई है, प्लिनी के द्वारा। टॉलमी की जो बुक है उसका नाम क्या है? तो टॉलमी के बुक का नाम है जियोग्राफी। ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। फारस की एक बुक है दोस्तों, ध्यान देंगे। अब देखिए कभी भी इसे लिखा जाता है कि आप लोग बुक लिखिए ना तो अपना नाम लिख दीजिए, पता चले कि बीच में आप टपक गए, ठीक है, तो पता नहीं चल पाएगा बुक लिखा किसने। यही एक बुक होता है किसके साथ? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ध्यान देंगे, ये बुक है दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये एक बुक है। इस बुक का रचयिता कौन है नहीं मालूम है, बुक का नाम है नहीं है। पूरी बुक में कहीं एक जगह भैया अपना नाम लिख दिए होते, ये भाई साहब अपना नाम है नहीं लिखे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ऐसी बुक है जो भारत के कुछ बंदरगाहों के बारे में चर्चा करती है या जानकारी देती है। जैसे भारतीय बंदरगाहों के साथ साथ ये जानकारी देती है कि फारस से हम लोग किन किन वस्तुओं का ट्रेड करते थे, यानी किसका हम आयात करते थे और किस वस्तु का हम लोग निर्यात करते थे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन से लिखने वाला जो लेखक होगा ना, वो यात्रा पे आया होगा भारत के, तभी तो उसको पता चलेगा भैया यहाँ की बंदरगाहों के बारे में। ऐसा तो हमको पाकिस्तान की बंदरगाह के बारे में कैसे पता चलेगा? हम कभी पाकिस्तान गए हो भैया? हम गए नहीं तो कैसे? तो सुनेंगे जो एक दो बंदरगाह, कोनो हमको बगल में बता दे भाई ये पाकिस्तान में ये बंदरगाह है, लिख देंगे ये बंदरगाह है। लेकिन चूंकि इस बुक में विशद रूप से भारतीय बंदरगाहों का एकदम करेक्ट चर्चा किया गया है, ठीक है, और जिन वस्तुओं की ट्रेड किया जाता था उन वस्तुओं की एकदम सही जानकारी लिखी गई है, इससे पता चलता है कि इसका लिखने वाला लेखक तो कभी ना तो कभी हिंद महासागर आया है, लेकिन अपना नाम लिखना भूल गया है, ध्यान देंगे। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो बुक है, इसके लेखक का नाम क्या है? अज्ञात, यानी अज्ञात है, पता ही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चीनी लेखकों के बारे में, ध्यान देंगे। इतिहास के स्रोत के संदर्भ में मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं और चांस है कि इसके बारे में क्वेश्चन मेंस में भी आ जाए, तो अपने दिमाग में ये सब चीज रखनी है। एग्जाम्पल्स वगैरह रखने में ये सारी फैक्ट बहुत कारगर होते हैं, तो दिमाग में रखना है, ठीक है। चीनी लेखकों के बारे में क्या जानना है, ध्यान देंगे। इतिहास में कई चीनी लेखक ऐसे हैं जो चीनी खाने, अर्थात नहीं चीनी खाने नहीं, ठीक, शिक्षा, धर्म, इन सभी रिलेटेड जानकारियों के माध्यम से भारत में आते हैं। फाहियान आने वाला पहला है, इस ऑर्डर में लिखा गया है, तो ऑर्डर में ही आप लोग याद भी करेंगे, ध्यान देंगे। फाहियान यहाँ आने वाला पहला चीनी लेखक है। उसके बाद से वेन सॉन्ग आता है। वेन सॉन्ग इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 5वीं सदी में फाहियान आया है, वेन सॉन्ग 7वीं सदी में आया है, यानी लगभग 200 ईयर के अंतर पे आया है। फाहियान जब आता है
तो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी हम लिख देते हैं CH सेकेंड अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहता है, ध्यान देंगे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आएगा। अब जब फाहियान आएगा तो जाहिर सी बात है अपने बुक्स में जिनकी जानकारी देगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य प्रशासन का, कि वहां पे सामाजिक दशा कैसा था, आर्थिक दशा कैसा था, धार्मिक दशा कैसा था, राजनीतिक दशा कैसा था, इनकी जानकारी देगा। वेनसांग 7वीं सदी में आता है। जब वेनसांग आता है तो भारत में हर्ष का शासन चलता है, ध्यान देंगे, हर्ष, वही हर्ष जो गंगा में बहुत दान देते हैं, यानी ठीक है, दान देते हैं। तो वेनसांग जब भारत आता है तो उस वक्त हर्ष का शासन रहता है, ध्यान देंगे। ऐसा माना जाता है कि भारत में कुल 16 ईयर अर्थात 16 वर्षों तक रहा है। इस 16 वर्षों में 6 वर्ष यानी कुल 6-7 तो इसने भारत में शिक्षा की प्राप्त की है, नालंदा विश्वविद्यालय। आज ध्यान देंगे दोस्तों कि एशिया के टॉप विश्वविद्यालय चाइना में स्थित है, जबकि चाइना वाले एक ड्यूरेशन था कि आज के सदियों पहले, हजारों साल पहले इनके लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज दिन देखिए, यही कहा जाता है कि अगर आप सच में समय के साथ अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वही होगा जो आज भारत का हुआ है। नो डाउट हम लोग सोने की चिड़िया से हट क्यों गए? इसलिए हट गए कि हमारे यहाँ से शिक्षा की इंपॉर्टेंस, राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवाद कमजोर हो गया। ध्यान देंगे, जो लोग कहते हैं ना कि आज नेशनलिज्म की लड़ाई चल रही है, नेशनलिज्म की, देखिए दोस्तों, नेशनलिज्म कभी भी किसी समय के लिए बहुत आवश्यक होता है किसी भी राष्ट्र के विकास में। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये आप समझ सकते हैं, बस इतने से ही। तो नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने वाला चीनी यात्री कौन है? वेनसांग है। हर्ष के ड्यूरेशन में आया था, 16 वर्ष रहा है और नालंदा में 6 वर्षों तक इसने स्टडी किया है। वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है, उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है सियुकी, ध्यान देंगे, इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम सियुकी है। इस सियुकी के बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान देंगे, इस सियुकी के बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सियुकी के रचनाकार कौन है, तो वेनसांग है। वेनसांग को कहा जाता था प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ध्यान देंगे, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। आप लोग को एग्जैक्ट दिख नहीं रहा क्या लिखा है, तो मैं लिख देता हूं, ये आधा ल है, ग्रीन्स है, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स कहा जाता है। यात्रियों, इसका अर्थ होता है हिंदी में यात्रियों का राजकुमार, अर्थात जो भी लोग आए हैं, चाहे इत्सिंग आया हो, ठीक है, चाहे फायान आया हो, इन सब में सबसे बेहतरीन कौन था? यही था वेनसांग, जो कि 16 वर्षों तक रहा है। इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो अगर दिमाग में आएगा प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता था, भूल जाएंगे तो समझ जाना कि जो सबसे ज्यादा समय तक भारत में रहेगा, भारत वालों से उसी का ज्यादा जुड़ाव होगा, भारत वाले भी उसे ही सबसे अच्छे से जान पाएंगे। और सबसे अच्छे से चीनी यात्रियों में भारतवासी किसको जान पाते हैं? वेनसांग को जान पाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, ध्यान देंगे, यानी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट आपको चीनी यात्री इत्सिंग के बारे में देखने को मिलेगा। चीनी यात्री इत्सिंग के बारे में जो फैक्ट है दोस्तों, आइए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। इत्सिंग के बारे में जो फैक्ट है दोस्तों वो क्या है, कह रहा है कि इत्सिंग भी 7वीं सदी के अंत में भारत आया था, यानी जब हर्ष आया था उसी के तुरंत बाद इत्सिंग भी आया हुआ है। कह रहा है कि जब ये आता है तो बेसिकली ये क्या करता है कि विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, इन सब जगहों पे घूमे टहलेगा, पढ़े लिखेगा, घूमे टहलेगा, बेसिकली कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर दिमाग में रखना कि इत्सिंग भारत आया हुआ था, ठीक है। इत्सिंग के बाद से एक चाइनीज है, उसका नाम है मा त्वान लिन, मा त्वान लिन आएगा, ठीक है। हर्ष की जो पूर्वी अभियान है उसकी जानकारी इसकी बुक में मिलती है, ठीक है। एक चीनी लेखक और है, उसका नाम है चाउ जू कुआ, ठीक है। चाउ जू कुआ, नाम में बस आप लोग कुआ याद करेंगे, कुआ या कुआं, ऐसे कुआं कर लीजिए, ठीक है। तो एक चीनी यात्री है जिसका नाम है कुआं, ये चोल कालीन इतिहास को जानकारी देगा, ठीक है, ध्यान देंगे, ये चोल कालीन इतिहास की जानकारी देगा। इसका पूरा नाम भी देखेंगे ना तो चाउ है, चाउ में चाउ से चाउमीन जोड़ दीजिए, चाइनीज वाले तो चाउमीन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो चोलों के इतिहास की जानकारी, चाउ से चोल जोड़ेंगे तो किस चीनी यात्री के द्वारा चोलों की जानकारी मिलती है, तो जिसके नाम में च से स्टार्ट है, यानी चाउ जुकुआ, वही क्या करता है कि चोलकालीन इतिहास की जानकारी देता है। हर्ष के पूर्वी अभियानों की जानकारी कौन सा चीनी लेखक देता है, तो मा त्वान लिन के द्वारा दी जाती है, ध्यान देंगे, मा त्वान लिन के द्वारा हर्ष के पूर्वी अभियानों की जानकारी दी जाती है, ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे लास्ट जो चीनी यात्री है वो क्या है? सबसे लास्ट जो चीनी यात्री है उसका नाम है, ध्यान देंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सुंगयून, ध्यान देंगे, सबसे लास्ट चीनी यात्री है सुंगयून है। तो अगर कल को आपको अरेंज करने के लिए आएगा तो अरेंज करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सुंगयून क्या है? सबसे अंत में आने वाला चीनी यात्री है, जो कि 518 ईस्वी में भारत में आया है, सुंगयून, ध्यान देंगे, सुंगयून। तो अगर चीनी यात्रियों का क्रम आ गया कि कालानुक्रम के हिसाब से अरेंज कर दिए तो वो भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे अरबी लेखकों के बारे में, अरबी लेखकों के बारे में।
ठीक है। अरबी लेखक के बारे में लोग क्या देखेंगे, कह रहा कि अलबरूनी ने 11वीं सदी में, ध्यान देंगे, अलबरूनी ने 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, अरबी अरबी यात्रियों में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यही अलबरूनी है, भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अरबी यात्रियों में अगर किसी से क्वेश्चन बनेगा तो अलबरूनी पे बनेगा। आज ये पहली क्लास हम लोग इसी अलबरूनी पे यानी अरबी यात्री पे खत्म करेंगे, क्योंकि मैं डिसाइड किया हूं कि 1 घंटे से बड़ी क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, और मैं पूरी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाऊंगा। बस ध्यान रखना दोस्तों कि क्लासेस को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सिंपल सी बात है। आपको मेरे इस 3 से 4 घंटे की परिश्रम का ध्यान देंगे, क्योंकि मुझे इतना हाईलाइट करके इसलिए आप लोग के बीच में लाना पड़ता है ताकि क्लास की क्वालिटी रहे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जब मैं ये पीडीएफ आप लोग को दूं तो आपको इंपॉर्टेंट खोजना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, आपको पता चल जाए। और ये पीडीएफ केवल ऐसे सामने रख के यूट्यूब पे बात खोल के पढ़ेंगे ना, इतनी क्लियर कॉन्सेप्ट तैयार होगी कि प्री का यहां से आने वाला सिंगल क्वेश्चन आपके हाथ से गलत नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, कह कि अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ क्या है, भारत आया था। तो पहला फैक्ट ये है कि किसके साथ भारत आया था, तो एमजी महात्मा गांधी नहीं, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब ये भारत आता है तो एक बुक लिखता है उसकी बुक का नाम होता है तहकीक ए हिंद। उसकी बुक का नाम क्या है, तहकीक ए हिंद है। इसी बुक को हम लोग किताबुल हिंद भी कहते हैं। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, ये दोनों बुक एक ही है। ध्यान देंगे, लिखने वाला अलबरूनी है। अलबरूनी कब आया है, 11वीं सदी में भारत आया है। यह दिमाग में रखना है, 11वीं सदी में, यानी गजनवी का भारत में प्रवेश हो रहा है और उसी के साथ अलबरूनी भी भारत आ रहा है। ठीक है, अलबरूनी एक पढ़ा लिखा बहुत ही विद्वान किस्म का आदमी था। ध्यान देंगे, विज्ञान के या हम लोग कह सकते हैं कि जीवन के लिए हर क्षेत्र जिनमें जानकारी होनी चाहिए थी, अलबरूनी लगभग उन सभी क्षेत्रों में बेहतरीन जानकारी रखता है। खासतौर पे साइंस के जो क्षेत्र है, जैसे ज्योतिष, गणित, विज्ञान, या तक कि मल्टीपल लैंग्वेज का जानकार भी था। अरबी, फारसी एवं संस्कृत का ये अच्छा जानकार भी था। तो साइंस के साथ साथ जो लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज पे भी इसकी बेहतरीन पकड़ थी, क्योंकि अभी भी संस्कृत मुख्य धारा की एक लैंग्वेज थी। ध्यान देंगे, ठीक है। तो अलबरूनी क्या है, बस दिमाग में रखेंगे कि ये इस सब्जेक्ट का जानकार था, तो आपको लिखना हाँ जानकार था। ठीक है, इसके बाद से सुलेमान की बारी आती है। ठीक है, ध्यान देंगे, अलबरूनी के बाद से बारी किसकी आती है भारत में, अलबरूनी के बाद से भारत में सुलेमान की बारी आती है। सुलेमान क्या है, पाल एवं प्रतिहार शासकों के समय में भारत आता है। ध्यान देंगे, सुलेमान क्या है, भारत में पाल एवं प्रतिहार शासकों के ड्यूरेशन में भारत आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पाल एवं प्रतिहार। तो पाल एवं प्रतिहार शासकों के ड्यूरेशन में भारत आएगा, ये चीज अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे कह रहा है, ध्यान देंगे कि बगदाद से भारत के, अलमशुदी, अगला क्या है, अगला अलमशुदी है। अलमशुदी राष्ट्रकूटों के ड्यूरेशन में, प्रतिहारों के ड्यूरेशन में भारत आता है। कहां से, बगदाद से। अब हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से देख लें, अलबरूनी किसके साथ आया है, गजनवी के साथ। ठीक है, उसके पास से क्या है, सुलेमान किसके ड्यूरेशन में आया है, तो पालो एवं प्रतिहारों के ड्यूरेशन में। इसके बाद से अलमशुदी किसके ड्यूरेशन में आया है, तो राष्ट्रकूट एवं प्रतिहारों के ड्यूरेशन में आया है। जाहिर सी बात है, और ये बगदाद से आया हुआ था अलमशुदी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें चाहे वो अलबरूनी हो, चाहे वो सुलेमान हो, चाहे वो अलमशुदी हो, ये तीनों किस समय भारत आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आने का क्रम भी यही है, सबसे पहले अलबरूनी आया, फिर सुलेमान आया, फिर अलमशुदी आया। ठीक है, सुलेमान पाल एवं प्रतिहारों के ड्यूरेशन में आया, अलमशुदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहारों के ड्यूरेशन पे आता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज की पहली क्लास यही खत्म करेंगे। कल फिर टाइम पे आपको आपकी दूसरी क्लास मिलेगी, जिस ड्यूरेशन पे, जिस समय पे आपको ये क्लास जा रही है। मैं कोशिश करूंगा ये क्लास आपको शाम 4 बजे यूट्यूब पे पढ़े। ठीक है, तो 4 बजे नियमित तौर पर ये आपको पढ़ेगी क्लास। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।